अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th फिजिक्स की न्यूमेरिकल वीडियो फॉर द रिवीजन इज हियर। सबसे पहले हमारे पास जो मैंने आपको क्वेश्चंस सेंड किए हैं ग्रुप पे फिजिक्स के न्यूमेरिकल के, वो आप देख लें। सही है, वो अपने पास खोल कर देख लें, क्योंकि मेरे पास इधर से सॉल्यूशन है, ये मैंने पहले सॉल्यूशन तैयार कर लिया ताकि वीडियो छोटी और आपका टाइम बच जाए। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, फिशरमैन नोटिस दैट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन रेगुलरली ड्यू टू द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इट टेक्स 4 सेकंड्स फॉर द बोट टू ट्रैवल फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट पॉइंट। 4 सेकंड लगे फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट पॉइंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लोएस्ट पॉइंट ये वाला समझ रहे हैं। भाई ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन नहीं होता तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट तुम्हारा होता है द एक्सट्रीम पोजीशन, बट इन द नेगेटिव, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये मीन पोजीशन कहलाती है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती है। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ऊपर से नीचे तक का फासला कितना है भाई? 3 मीटर। टोटल फासला कितना है? 3 मीटर। तो वेव का एम्पलीट्यूड अगर वो निकालने को बोले, उसने आगे गिवन किया हुआ है, एम्पलीट्यूड क्या होगा भाई? एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला। एक एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला ना, तो वो हमारे पास क्या होता है भाई? डिवाइड कर दूंगा मैं पूरे डिस्टेंस को, यहाँ से 3 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 1.5। सही है। एम्पलीट्यूड हमारा तो मैंने खैर आपको ऐसे ही बता दिया, सबसे आसान चीज यही थी इसमें, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी। The fisherman sees that the wave crests are spaced 8 मीटर apart। अब इसके अंदर मैंने इस तरीके की वेव बनाई है, आप इस तरीके से बना देना, यहाँ से शुरू कर देना आप। सही है, कोई इशू की बात नहीं है, बस आपने डेटा को सही इंटरप्रेट करना है। अच्छा, वेव क्रेस्ट क्या है भाई? 8 मीटर अपार्ट है, 8 मीटर एक दूसरे से दूर है। तो इसका मतलब क्या है? क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिफरेंस क्या होता है? ट्रफ से ट्रफ का डिफरेंस क्या होता है? वेवलेंथ होता है ना भाई। एक वेव से दूसरी वेव तक का फासला क्या होता है भाई? वेवलेंथ होता है। अच्छा, खैर वेवलेंथ हमारी क्या है? 8 मीटर। अच्छा, टाइम पीरियड पे आते हैं। 4 सेकेंड फ्रॉम द फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट से लोवेस्ट पॉइंट आया 4 सेकंड में। आधी वेव कवर की है बेटा इसने, ये गौर से देख रहे हो? आधी वेव। अब अगर इतना ही पूरा कवर कर लेगा तो ये क्या बन जाएगी भाई? पूरी वेव। एक रस से एक रस पूरी वेव बनती है ना, एक रस से एक रस मैंने वेव बना दी, तो ये क्या बन गया? पूरी वेव बन गई। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड। अगर यहाँ से यहाँ आ रहा था तो 4 सेकंड यहाँ से यहाँ भी जाएगा, कितना हो गया? 4 2 8। टोटल टाइम पीरियड मेरे पास क्या आ गया? 8 आ गया। अच्छा, हमारे पास जब टोटल टाइम पीरियड ऑफ अ वेव आ गया, यानी कि एक सेकंड में कितनी वेव, सॉरी मतलब एक वेव कितने सेकंड में जा रही है, तो वो मेरे पास क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। सही है। और एक सेकंड में कितनी वेव जाती है, वो मेरे पास फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मेरे पास होता है फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दूंगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 1/8 मैंने किया, 0.125 हर्ट्ज मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। एम्पलीट्यूड मैंने आपको पहले बता दिया था। वेवलेंथ हमारे पास है। आगे वो बोलता है कि हाउ फास्ट आर द वेव्स मूविंग। स्पीड पूछ ली है भाई, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला निकालो, खानदानी फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, न्यूमेरिकल हो गया। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत तेज जाऊंगा, गौर से सुनना। लोग मेरी वीडियोस को 0.75 पे देखते हैं, बाकी होगी 1.25 पे देख रहे होते हैं। मसला ये मैं बोलता इतना तेज हूँ। पेंडुलम क्लॉक्स विद अ पेंडुलम measuring out the passing of a second. How long of pendulum is required to have a period of 1 second? यानी कि टाइम पीरियड दे दिया उसने आपको, ठीक है? टाइम पीरियड दे दिया कितना? 1 सेकंड। लेंथ मालूम करनी है, जी क्या है भाई? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। सही है, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले को अरेंज कर दिया, अपने हिसाब से अरेंज करो, आंसर निकालो। एल मेरे पास 0.248 मीटर आएगा। सॉरी मैंने तो यूनिट नहीं लगाया, लेकिन मीटर आएगा मेरे पास। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बोलता है इफ 50 waves pass through a point in the rope in 10 seconds, what is the frequency and period of the wave? If its wavelength is 8 centimeter, calculate the wave speed, explain the type of the wave produced। अच्छा, 50 वेव 10 सेकंड में जा रही है। अब द अमाउंट ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकंड इज माय फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या करूंगा, 1 सेकंड के लिए निकाल लूंगा कि भाई 10 सेकंड में 50 वेव जा रही है, 1 सेकंड में कितनी जाएंगे भाई? 5 जाएंगी ना। तो भाई 5 क्या आ गई मेरी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। मैंने तो रिलेशन लगाई 50 वेव्स इन 10 सेकंड, 50/10 यानी कि 5 वेव्स इन 1 सेकंड। सही है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या आ गई? 5 हर्ट्ज। अच्छा, एफ मेरे पास इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। सही है, तो उसी तरह मैं फॉर्मूला को अरेंज कर लूंगा, t इज इक्वल टू 1/f कर दूंगा। t इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा मेरे पास, जो कि मेरे पास बराबर आ जाएगा 0.2 सेकंड के अंदर, यानी एक वेव 0.2 सेकंड में आगे जा रही है। उसी तरह आगे वेवलेंथ की मैंने 0.08 मीटर्स। ठीक है, हमने क्या निकालना है? वेव स्पीड निकालनी है। हमें एफ पता है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले निकाल ली थी हमने। लैम्डा मेरे पास है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा लिया, आंसर निकाला। और बाद में आगे वो एक और चीज पूछता है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड। पूछता है भाई किस्म कौन सी है वेव की, तो भाई ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, स्लिंकी की जो सॉरी स्लिंकी नहीं, रोप की जो वेव बनाते हो ना, रोप की वेव, स्लिंकी से तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है, रोप की वेव आपके पास यूं बन रही होती है। अगर मेरे पास कोई भी रोप हो और मैं उसको अप से डाउन स्विच कर दूं,
तो उसकी इस तरीके कार से वेव बन रही होती है। आपने बचपन में भी खेला होगा, रस्सियां वगैरह से आप अपनी क्या नाम है किसी भी दोस्त को रस्सी का एक एंड पकड़ाओ और एक तरफ से आप अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू कर दो रस्सी की, तो वो क्या होता है भाई, एक तरह की ट्रांसवर्स वेव बन रही होती है, लहर बन रही होती है। वेव को अपना नाम ना लहर से ही मिला है, तो नेचर से फिजिक्स को जोड़ सकते हो आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोल रहा है A slinky has produced the longitudinal wave। अच्छा, जो मैंने पिक्चर भेजी है ना आपको, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर्स मेंशन नहीं है। अब मैं ये ऑर्डर के अंदर चल रहा हूँ, यानी एक के बाद एक क्वेश्चन हो सकता है मैं बीच में कोई क्वेश्चन मिस कर दूं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, कल आप सबका पेपर है, मेरे पास सॉरी टाइम नहीं था, तो इस वजह से बहुत जल्दी में ये वीडियो बन रही है। अच्छा, A slinky has produced a longitudinal wave. The wave travels at a speed of 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। 40 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सारी कैलकुलेशन जो वेव वाली है वो सारी ऐसा यूनिट्स के अंदर होती है भाई। अच्छा, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे दी है, वेव स्पीड दे दी है। क्या बोलता है भाई, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस, यानी कि आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरीके काट की थी, इस तरीके काट की थी। ये कॉम्प्रेशंस आ गए, ये रेयरफैक्शंस आ गए, फिर कॉम्प्रेशंस, फिर रेयरफैक्शंस, फिर कॉम्प्रेशंस, फिर रेयरफैक्शंस, इस तरीके से आपकी वेव जारी होती है। तो कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशंस के बीच की मिनिमम सेपरेशन क्या है, वो ये पूछा आपसे। v इक्वल टू एफ लैम्डा लगाएंगे, ठीक है, v इक्वल टू एफ लैम्डा लगाएंगे। उसके बाद आपके पास जब फ्रीक्वेंसी है और वेलोसिटी आपने कन्वर्ट कर ली है, कन्वर्ट करके लगाना, खुदा रहा सेंटीमीटर पर सेकंड में नहीं लगाना, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। v ओवर f इज इक्वल टू लैम्डा कर लिया, लैम्डा की वैल्यू निकाली 0.02 मीटर्स, ठीक है। अच्छा अच्छा, आपके पास सिर्फ सवाल आते हैं ना, आप परेशान ना हो करो पेपर में। कभी कभी वो अजीब अजीब वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। हमारे कराची के बच्चे हैं, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, वो चीज़ इनको मतलब इस चीज़ का एहसास नहीं होता। तो आप लोग क्वेश्चन के अंदर देखा करो कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके कार से गिवन है। फॉर सपोज आगे गिवन है आपका यही स्लिंकी वाला सवाल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज। आप बोलते हो सर ये फ्रीक्वेंसी क्या थी, फ्रीक्वेंसी क्या है ये, सही है। फ्रीक्वेंसी अगर इंग्लिश के हिसाब से देखो फ्रीक्वेंट, सही है, फ्रीक्वेंट वर्ड से निकला, यानी कि कितनी मर्तबा, कितनी ज्यादा मर्तबा ये काम हुआ है, कितनी ज्यादा मर्तबा कोई काम हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये इंग्लिश से ही निकला। अब बोलोगे सर ये फ्रीक्वेंसी क्या थी, समझ नहीं आ रही, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। जो मेरे पास ऐसा यूनिट्स आ रहे हैं मैं उनसे ही जज कर रहा हूँ। देखो अगर मेरे पास हर्ट्ज था ना, मैंने बोला नहीं ये फ्रीक्वेंसी है भाई, सही है। अब मैं बोलता हूँ, मैंने इसी फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करके सवाल में दे दिया। मैं बोलता हूँ द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज दिस, इज 20 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। भाई क्या दिया हुआ है इसने, फ्रीक्वेंसी तो गिवन है ना, तो बस उसके साथ मैंने क्या करना है भाई, हर्ट्ज लगा दिया। हर्ट्ज लगा हुआ मिला, मैंने मुझे सवाल में हर्ट्ज लगा हुआ मिल गया, मैंने कोई ज्यादा नहीं सोचा, मैंने बोला ये फ्रीक्वेंसी है। मीटर पर सेकंड मिल गया, मैंने बोला वेलोसिटी है। कभी कभी वो मुश्किल जबान इस्तेमाल करता है, ठीक है, कभी कभी वो आपके लिए मुश्किल जबान इस्तेमाल करेगा। ऐसा यूनिट से जज करो भाई वो है क्या चीज। अगर मीटर है तो जाहिर सी बात है या तो लेंथ हो सकता है, सही है, किसी जगह का लेंथ, या फिर वेव लेंथ हो सकता है, या तो डिस्टेंस हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक चीज होगी, सवाल की नौयत देखकर अंदाजा हो जाएगा वो आपको। परेशान नहीं होना पेपर के अंदर, यार 80 कंप्रेशन हो रहे, कंप्रेशन तो हमने सुना ही नहीं था, कंप्रेशन हमारी बुक में ही नहीं था, ये परेशान नहीं होना तुम लोग। तो मैं एंड में इन्विजिलेटर को बोल रहे होते हैं सर आपने उसके क्या नाम है अपना सिलेबस के बाहर पेपर दे दिया, ये कर दिया आपने, वो कर दिया, फिर इन्विजिलेटर आपको मजबूरन फड़ा पकड़ा रहा होता है। भाई ये काम नहीं करना, सही है, सवाल को थोड़ा गौर से अच्छे से पढ़ लेना, जाग कर जाना, नींद पूरी करके जाना। अच्छा खैर, हाँ, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंपोनेंट्स, ये वाला सवाल कल कर लिया था हमने, आगे आ जाओ। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी, द स्टूडेंट हैज मेक वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.4 सेकंड, यानी वन पूरी ऑसिलेशन। फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन से मुराद ये देखो, फोर्थ एंड बैक, ये पूरी एक ऑसिलेशन है, और ये पूरी एक ऑसिलेशन आपके पास एक सर्कल बना रही होती है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप देखो आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया, आप घूम घुमा के उसी पॉइंट पे वापस आते हो ना, फोर्थ एंड बैक, सही है, फोर्थ एंड बैक, सही है, मतलब कि उसने जहां से स्टार्ट किया ऊपर किया, फिर उसके बाद वापस आ गया। तो ये पूरी जो उसने एक ऑसिलेशन किया वो कितने में किया उसने भाई, 0.4 सेकंड्स के अंदर। अच्छा आगे आ जाओ, आगे बोलते हैं द वेवलेंथ इन द स्लिंग इज 0.6 मीटर, फॉर दिस वेव डिटरमिन द पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड। वेवलेंथ दे दी उसने डायरेक्ट, सही है, पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या है भाई, 0.4 सेकंड है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। उसी तरह आगे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, वही तरीके के न्यूमेरिकल बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो हमारे पास टाइम पीरियड उसको रेसिप्रोकल कर दिया 1/0.4 विच इज इक्वल टू 2.5 हर्ट्ज, सही है। उसी के बाद हमारे पास आ रहा है
वेव स्पीड क्या है भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी क्या था इसका न्यूमेरिकल, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाया, एफ को हमने क्या किया, लैम्डा वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करवा दिया। मैंने फ्रैक्शंस के अंदर तोड़ के मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि वो साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने ही देते सेंटर वाले। तो मैंने क्या किया, फ्रैक्शन में तोड़ दिया। 2.5 5/2 के बराबर है और 0.6 3/5 के बराबर है। मैंने दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करवाया, 5 कैंसिल होता है, 0.2 बचा जो कि 1.5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। आप इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर लो भाई, सिंपल कैलकुलेटर। फॉर एग्जांपल घर पे भूल गए फिजिक्स में, फिजिक्स का पेपर चल रहा है, कैलकुलेटर ही घर पे भूल गया, खुदा ना खासा, वैसे लेकर जाना। अगर भूल गए तो फ्रैक्शन के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो, हर चीज को अल्टरनेटिव देख कर रखो। उसी तरह if 80 compressions, next question, question number 6, if 80 compressions pass through a point in a spring in 20 seconds, calculate the frequency and the period। फ्रीक्वेंसी निकालनी है भाई और पीरियड निकालना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी भाई, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन वन थ्रू पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। 4 वेव पास हो रही है 1 सेकंड में किसी ना किसी पॉइंट से, तो वो क्या है भाई, 4 हर्ट्ज है भाई, कोई मसले वाली बात नहीं। 80 बोल दिया मैंने, सॉरी, 80 को टाइम पीरियड से डिवाइड करवा दिया। 80 वेव्स थी, 20 सेकंड में पास हो रही थी, 1 सेकंड में मैंने निकाल लिया भाई। 80 वेव्स 20 सेकंड में पास हो रही हैं, तो 4 वेव 1 सेकंड में पास होगी ना, तो हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। टाइम पीरियड बराबर है 1/4 फ्रीक्वेंसी के, जो कि बराबर आ जाएगा 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25 सेकंड। ये मैंने हाथ के पहले सॉल्व कर लिया ताकि टाइम ना लगे इस वीडियो के अंदर। कोशिश है मेरी छोटी से छोटी वीडियो बने ताकि आपको आसानी हो। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। पीरियड तो निकाल लिए, फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली थी। If two consecutive compressions are 8 centimeter apart, calculate the wave speed। भाई कुछ नहीं है, लैम्डा दे दिया उसने, 8 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर, 100 से डिवाइड करवा दिया। बड़े से छोटे में जाओगे क्या करोगे भाई, डिवाइड, सॉरी, छोटे से बड़े में जाओगे डिवाइड करवाओगे, सही है। CBD रूल है एक, सही है। इस एक मैं बोलता हूँ CBD, छोटा बड़ा डिवाइड, छोटे से बड़ा करोगे डिवाइड, छोटे से बड़ा करोगे डिवाइड, ये याद रखना। सेंटीमीटर छोटा है, छोटे से किस में जा रहे हो, बड़ा, बड़ा कौन सा है, मीटर, किस चीज से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ हमारे पास 0.08 मीटर है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बस इसी के अंदर पूरा आपकी जो कहानी है ना वो खत्म हो रही है। ये वाले न्यूमेरिकल बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के 2 न्यूमेरिकल आते हैं। एक एको वाला आपके पास आता है जो कि अगला ही सवाल है हमारे पास, ठीक है, और एक हाँ सादा वाला एक आता है जो कि सिर्फ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से बार बार मैं इसको इसके ऊपर स्ट्रेस कर दे रहा हूँ, भाई ये करो, भाई ये करो, मैं तभी स्ट्रेस कर रहा हूँ इसको। अच्छा, waves on a swimming pool propagate at 0.9 meter per second. If you splash the water at one end of the pool, observe the wave go to the opposite end, reflect and return in 30 seconds. How far away is the other end of the pool? यानी कि वेव की वेलोसिटी दे दी उसने 0.9 मीटर पर सेकंड। इफ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, यानी कि एक दफा आपने स्प्लैश किया, वेव दूसरी तरफ गई, फिर उसके बाद वापस आई 30 सेकंड के अंदर, गई वापस आई 30 सेकंड में। अब मैं क्या करूंगा, देखो गई है और वापस आई है, जब मैं 30 सेकंड के हिसाब से निकालूंगा इसका डिस्टेंस, तो वो मेरे पास क्या होगा, वहां गया वापस आया, वो डिस्टेंस देगा। डिस्प्लेसमेंट तो खैर वैसे भी इसमें 0 होगा, लेकिन एक चीज गौर से देखना, मैं अगर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ अपना सफर, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और इस तरफ जा रहा हूँ, वेव मेरी थी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ गई, मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरा जो फासला था वो तकरीबन 27 मीटर था, सही है। या फिर अगर मैं बोलता 54 मीटर था, चलो 54 मीटर था, तो 54 को जब मैं आधा करूंगा, 54 को जब मैं आधा करूंगा, मैं बोलता हूं यहां गया हूं मैं और वापस आया हूं, 54 इधर से ट्रेवल किया, 54 इधर से ट्रेवल किया था मैंने आने और जाने के लिए, सही है। तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया था, देखो टाइम तो मुझे लगा है ना। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं गया आधा घंटे में गया, इधर से मैं वापस आया आधे घंटे में वापस आया, कितना टोटल लगा, 1 घंटा। अगर मैं 1 घंटे के हिसाब से डिस्टेंस निकालूंगा, मेरे पास 54 प्लस 54 आंसर मेरे पास आएगा 108। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल फॉर सपोज 30 मिनट के हिसाब से लगाता, तो मेरे पास सिर्फ 54 आंसर आता, सिर्फ जाने का। एक तो ये तरीका होता, ठीक है। या तो मैं पूरा निकाल लेता और मुझे पता था क्योंकि जाके वापस आया, मैं उसको बाद में डिवाइड कर देता, जो मैंने इधर तरीका किया। अब देखो गौर से क्या किया, 30 सेकंड में आई और गई, सही है। 30 सेकंड में वेव आई और गई, तो कितना टाइम भाई, कितना डिस्टेंस, 27 मीटर। 27 को मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड करवा दिया, क्योंकि आधा रास्ता मैं देख रहा हूँ भाई, मैं गया हूँ और बस गया हूँ, ये वाला रास्ता चाहिए मुझे वापसी का नहीं चाहिए भाई। वापसी भले से आप जैसे भी आए हो, भले चिंची पे आए हो, ऑटो पे आए हो, जैसे भी आए हो, मुझे बस जाने का देखना है, ठीक है। मैं बस पहुंच जाऊंगा, उसकी खैर है। 27 मीटर आया था, चूंकि मैं सिर्फ जाने का देख रहा हूँ, आने का नहीं देखता, क्योंकि जो रिपल है वो गया है और वापस भी आया है। तो 27 को मैंने 2 से डिवाइड किया, जिसके बाद मेरे पास आंसर आया 13.5 मीटर्स। कोई मसला तो नहीं होगा। अब इधर एक और फॉर्मूला लग रहा होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, भी चाहो लगा सकते हो, लेकिन बेहतर क्या है, s इज इक्वल टू vt लगा लो इसके अंदर, ठीक है। आप वेव की लोकेशन मार्क करने के लिए कर रहे हो,
कर लो। S इज इक्वल टू वी टी भी लगता है इसके अंदर, मुझे इसके अंदर ज्यादा मुनासिब ये फॉर्मूला लगा। आप V इज इक्वल टू एफ लेमडा करो। V क्या है आपकी स्पीड है, सही है। F क्या है आपका जो नंबर ऑफ टाइम्स जितनी वेव्स जा रही है। अब देखो मैंने डेटा के अंदर देखा ना, मेरे पास टाइम पीरियड गिवन था, अब मैं इसको पहले कन्वर्ट करता फ्रीक्वेंसी में, फिर उसके बाद इसके अंदर लगाता, सही है। लैम्डा इज इक्वल टू वी टी मैंने तो जैसे फॉर्मूला की कन्वर्जन की है, मुझे इस फॉर्मूले की कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ी। लैम्डा इज इक्वल टू वी टी कह लो, एस इज इक्वल टू वी टी कह लो, बात एक ही है, बस फर्क किसका है, लैम्डा का और एस का, ठीक है। अच्छा, दोनों तरीकों से कर सकते हो, अभी भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे बेहतर ये तरीका लग रहा है क्योंकि हम डिस्टेंस की बात करें, एक्चुअल वेवलेंथ की बात नहीं करें। अच्छा, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। अब देखो 4 रेजिस्टेंस दे दिए उसने, सही है। परेशान नहीं होना तुम लोग, अल्लाह का वास्ता है तुम लोगों को, ठीक है। मैं इधर हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर उसने आगे यूनिट नहीं दिया हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस कोई और चीज है, सही है। रेजिस्टेंस वही है, 4 ओम लिखना भूल गया, मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो उसमें परेशान नहीं होना कि सर इसकी तो उसने 4 रेजिस्टेंस दे दी थी, मैंने तो सवाल ही छोड़ दिया, मैं थ्योरी वाला करके आ गया। भाई सबसे पहले न्यूमेरिकल करना, सबसे आसान वही चीज होती है, सबसे पहले वही होते हैं, ठीक है। अच्छा, ई क्या है मेरा 100 जूल, 100 जूल की हीट बन रही है, रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम की, टाइम पीरियड क्या है 1 सेकेंड, सही है। 1 सेकेंड तुम बोलोगे सर कहां से आया, देखो इस प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, हर सेकेंड के अंदर ये काम हो रहा है। ईच सेकेंड का मुराद है मेरे पास 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना काम हो रहा है, तो मेरे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू H इज इक्वल टू E, मतलब H के यूनिट, H हीट डिसिपेशन को भी शो करता है, सही है, हीट प्रोडक्शन को भी शो करता है, बहुत सारी चीजों को शो करता है। तो H के दो फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू VIT, जब वोल्टेज और करंट गिवन होगा और टाइम गिवन होगा तब ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। लेकिन इधर मेरे पास क्या क्या चीजें गिवन थी, इधर मेरे पास गिवन था करंट, सॉरी करंट गिवन नहीं था, करंट गिवन नहीं था, इधर मेरे पास रेजिस्टेंस गिवन थी, टाइम गिवन था। H का एक और फॉर्मूला क्या है I स्क्वायर RT, सही है, तो मैंने I स्क्वायर RT लगा दिया। अब इसके अंदर एक और काम कर सकते हो, आपके पास V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, सही है। आपने क्या किया, अगर I को आप रिप्लेस भी कर दो, I को आप रिप्लेस कर दो, बोल दो I बराबर है V ओवर आर के, आप फॉर्मूला के अंदर ही रिप्लेस कर दो, H बराबर आ जाता V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स टी, ठीक है। और सामने एक और R भी आ रहा है, तो एक R तो एक R के स्क्वायर से कैंसिल हो जाता, फिर आपके पास फॉर्मूला बनता V स्क्वायर अपॉन आर टी, सही है। V स्क्वायर को अकेला कर देते, V स्क्वायर बराबर आ जाता है H R अपॉन टी के, फिर उसके बाद अंडर रूट ले लेते आप जो भी आंसर आता है इसका, सही है। एक तो ये तरीका है, लेकिन एक तरीका क्या है भाई, मैंने पहले I निकाल लिया, सही है, मैंने पहले I निकाल लिया, I का मैंने √25 किया, मेरे पास I बराबर आ गया 5 एम्पियर के, फिर उसके बाद मैंने H निकाला, I की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट करके मैंने इस तरीका से निकाल लिया। 2 स्टेप में काम कर लिया, एक स्टेप में करो बात एक ही है, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, फिर भी जिस तरीके से आसान लगे। हीट का फॉर्मूला क्या है I स्क्वायर RT, मैंने इससे क्या निकाला, पहले I निकाल लिया, I निकाल लिया तो मेरे पास क्या आ गया V आ गया, क्योंकि H तो मेरे पास पहले से था और I भी मेरे पास पहले से आ गया था। अच्छा, calculate the amount of current, question number 9, calculate the amount of current that an electric heater uses to heat a 2 minutes। अच्छा देखो 2 मिनट्स की बात हो रही है इधर, ये रू मिनट्स ये मिसप्रिंटिंग हुई है। इफ द चार्ज इज 2100 कूलम, चार्ज कितना 2100 कूलम, टाइम कितना है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स यानी 120 सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। अब करंट होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज विच हैज ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, सही है, अमाउंट ऑफ चार्ज विच हैज ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, तो 2100 कूलम 120 सेकंड में जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा 17.5 एम्पीयर, ठीक है। बहुत आसान सवाल था। चार्ज करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये चीज दिमाग में रखो। फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, कितना चार्ज 1 सेकंड के अंदर जा रहा है, ये आपका क्या है करंट है, एम्पियर के अंदर जो आप देख रहे हो, तो ये क्या है एम्पियर। A potential difference of 90 volts exists between 2 points. The amount of work done when an unknown charge is moved between the points is 450 joules, determine the charge amount। सही है, वर्क डन दे दिया उसने, ठीक है, वर्क डन दे दिया। अब देखो वर्क डन भी इन द एक फॉर्म है एनर्जी की, सही है। वर्क डन क्या है भाई, एक फॉर्म है एनर्जी की, तो इसमें परेशान नहीं होना भाई, वर्क डन दे दिया अब क्या करूंगा, वर्क डन का तो कोई फॉर्मूला नहीं था भाई, ये लगाया था ना H इज इक्वल टू VIT, वही लगेगा इसमें। H की जगह बस क्या आ गया W आ गया, क्योंकि एनर्जी को ही शो कर रहा है वर्क डन यार। जितनी एनर्जी तुमने इस्तेमाल की है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के अंदर, ठीक है, मतलब मैंने चार्ज को क्या करवाया है, मूव करवाया है ना, तो उसको कोई ना कोई एनर्जी देकर ही मूव करवाऊंगा, तो वो जो मैंने उसको एनर्जी दी है वो क्या है भाई, मेरा वर्क डन है। तो एनर्जी को H को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, W से, W इज इक्वल टू VIT कर दिया। वोल्टेज मेरे पास कितना गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो 90 वोल्ट्स है,
ठीक है। आगे उसने क्या बोला, चार्ज अमाउंट मालूम करने को बोले, तो चार्ज के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, करंट चाहिए। सही, करंट निकाल लिया मैंने। करंट क्या आया मेरे पास, 5 एम्पियर आ गया फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के। 5 एम्पियर मेरे पास करंट आ गया, सॉल्व कर लेना है सारा अपने पास, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई टी इज इक्वल टू क्यू, यानी कि करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, नंबर ऑफ चार्जेस आ रही है। टाइम कितना था मेरे पास, 1 सेकेंड, तो मेरे पास क्या आ गया भाई, चार्ज भी क्या आ गया, 5 कूलम। ठीक है, कोई इशू की बात इसमें। इधर आ गया, इधर मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है, कैमरे के अंदर शो नहीं हो रहा था, सॉरी। तो इधर मैंने ये क्या आ गया मेरे पास, आई टी बराबर आ गया क्यू के, जो कि बराबर है 5 कूलम के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भाई साहब बोलते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 6 वोल्ट्स। सही, 6 वोल्ट का क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। Determine the resistance of the radio when a current of 20 milliamperes flows through it। अच्छा, एक पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल है हमारा, सही है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, 6 वोल्ट है। रेजिस्टेंस मालूम करनी है उसकी रेडियो की, जब करंट हमारे पास कितना है, 20 मिली एम्पियर। सही है, मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है भाई, मिली मिली होती है ना, चिली मिली, चिली मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। जहां ये मिली नजर आ जाए आपको, ये जहां चिल्ली मिल्ली नजर आ जाए, इसकी जगह क्या लगाना है, 10 की पावर -3, भले कोई भी नंबर हो। 20 था, मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, 20 10 की पावर -3 एम्पियर। मिली गायब कर दो बस, मिली अच्छा नहीं लगता कैलकुलेशन। सही है, माइक्रो भी अच्छा नहीं लगता है। माइक्रो की जगह ये तो हमारे पास मिली का है, माइक्रो का ये सिंबल होता है ना, इसका मतलब होता है 10 की पावर -6। माइक्रो भी अच्छा नहीं लगता। माइक्रो किसको अच्छा लगता है भाई, अच्छा नहीं लगता ना यार, इतना छोटा नंबर है, किसको अच्छा लगेगा। तो सारा इसको मैंने हटा दिया, मैंने कहा भाई बड़े नंबर में जाता 20 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, बड़े यूनिट के अंदर ले आया। V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, फॉर्मूला लगा दिया। ओम्स लॉ है ये वैसे, सही है। ओम्स लॉ अगर डिस्क्राइब करने को लेगो, साथ में स्टेटमेंट भी लिखोगे, फॉर्मूला भी लिखोगे, और बताओगे भी कौन सी चीज क्या है, ठीक है। अच्छा, खैर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, रेजिस्टेंस बराबर है क्या नाम है इतना, वोल्टेज अपॉन करंट के। वोल्टेज को डिवाइड कर दिया करंट से, आंसर आ गया मेरे पास 300 ओम की रेजिस्टेंस आ गई। कोई मसले वाली बात नहीं, सबसे आसान तो यही सवाल था। व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इफ अ 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, अगले सवाल पे आ गया हूं मैं। हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस इट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, 6 वोल्ट। कैपेसिटेंस क्या है, 40 माइक्रोफैराड, एफ क्या है, फैराड। सही है, माइक्रो है, मैंने बोला था भाई माइक्रो भी अच्छा नहीं लगता है कैलकुलेशन में, बड़ी यूनिट के अंदर ले आओ, ठीक है। तो मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल, सही है, आपका फॉर एग्जाम्पल फीचर्स जो है बॉडी के वो अच्छे नहीं है, मज़ा नहीं आता, मतलब एज वगैरह नहीं बने हुए, बॉडी नहीं बनी हुई, ट्राइसेप नहीं है, बाइसेप नहीं है, ऐसे ही फिर रहे हो आप गलियों के अंदर, सही है। तो अजीब लगता है ना कि यार मतलब कोई फॉर्म नहीं है, हड्डियाँ कहीं और जा रही हैं, गोश्त कहीं और जा रहा है, अजीब लग रहा है। तो खैर, आपकी क्या कोशिश होगी, आपकी क्या कोशिश होगी, आप किसी ना किसी तरह जिम ज्वाइन करके थोड़ा बॉडी वगैरह बिल्ड कर दो, बड़े बड़ी फॉर्म के अंदर आ जाओ। सही है, बड़ी फॉर्म के अंदर जाओ। ये यूनिट्स भी बोलते हैं यार, क्या 10, ये क्या माइक्रो लगा हुआ है हमारे साथ, एक माइक्रो का थप्पा लगा दिए। अब वो बोलता है, कोई भी उसको माइक्रो बोलते हैं ना, बोलता है 40 माइक्रो फेराड है तू। वो पता है क्या बोलता है, मैं बोलता हूँ नहीं, मैं 40 इंटू 10 की पावर -6 फेराड हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं थोड़ा मास अपना बढ़ा रहा हूँ। सही है, तो बोलता है भाई मैं 40 10 की पावर -6 फेराड हूँ, फेराड। ठीक है, मतलब ये वही हिसाब हो गया, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 100 रुपये हैं। सही है, मेरे पास 100, मैं उसी तरह बोलता हूँ 10,000 पैसे हैं मेरे पास, मतलब 10,000 पैसे हैं। मैं बोलता हूँ मेरे पास 1,000 रुपये, बोलता हूँ 1 लाख पैसे हैं मेरे पास, 1 लाख पैसे। एक जीरो से कितना फर्क पड़ गया, वो सॉरी 2 जीरो से। तो वही हिसाब हो गया ये, इसको छोटे यूनिट में रहने का शौक नहीं है कैलकुलेशन में, लेकिन कुछ कैलकुलेशन में जब इसके आसपास के लोग सारे ही मतलब माइक्रो के अंदर कैलकुलेट हो रहे होते, तब हम इसको रहने देते हैं। जब इसके तुम कह लो इसकी उठना बैठना ही कांगड़ी लोगों में हो रहा है, मतलब जो एक पसली है, एक गोश उधर है, हड्डियां उधर है, इसका उठना बैठना ही उन लोगों के साथ है, तो भाई इसको फर्क कहाँ पड़ेगा। आगे हम वो वाला न्यूमेरिकल भी करेंगे, अगला ही वो आ रहा है। तो इधर मेरे पास फॉर्मूला था, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस टाइम्स द वोल्टेज, क्यू इज इक्वल टू CV। तो क्यू इज इक्वल टू CV लगा दिया मैंने, 40 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 6, 2.4 इंटू 10 की पावर 4 मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरे से एक और सवाल पूछते हैं, बोलते हैं सर सिंपल कैलकुलेटर के अंदर ये एक्सपोनेंट नहीं आता, लगाना क्यों है, डालना क्यों है इसमें। आप एक काम करो, नंबर वाली जो वैल्यूज एक्सपोनेंट के अलावा उनको मल्टीप्लाई करो, 40 और 6 को मल्टीप्लाई करवाया, क्या आ गया, 240 आ गया। आगे 10 की पावर -6 लगा दो, एक्सपोनेंट की नोटेशन आपको पता है, डेसिमल आप पीछे की तरफ ले आओगे, दो क्या नाम है इतना आपके पास जो एक्सपोनेंट के अंदर है वो बढ़ जाता है, मतलब कि -6 + 2 -4 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, find the equivalent capacitance when a 4 microfarad 3 and 2 microfarad capacitor are connected in series. सीरीज कनेक्शन है, कैपेसिटेंस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सीरीज का, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सही, ये फॉर्मूला है, एलसीएम लेकर सॉल्व होगा, डिनोमिनेटर सेम करना, ऐड करना, आंसर आ जाएगा 1/ce इज इक्वल टू 13/12। फिर उसके बाद सीई के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ को रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, आप एक काम करो, मैं आपको इसकी बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ। आप हो ना, आप उल्टे लटक जाओ, फिर मैं एक काम करता हूँ, आपके घर को ही उल्टा कर देता हूँ। कोई फर्क पड़ा? फर्क तो पड़ा। जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था ऊपर चला गया। लेकिन अभी आप किधर हो गए, किधर खड़े हो गए आप? छत के ऊपर। सही है, मतलब एक तरह से उल्टा कर दिया आपको मैंने, आपकी नोटेशन ही उल्टी कर दी। तो इधर मैंने क्या काम किया, इसके साथ भी वही काम किया, इसकी छतें उल्टी कर दी। सी को ऊपर ले आया, 12 ऊपर आ गया, 13 नीचे आ गया। ठीक है, सी के नीचे 1 तो था, लेकिन 1 लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो सी बराबर आ गया 12/13 माइक्रोफेराड। कैलकुलेटर में देख लेना भाई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज। बल्कि कॉन्केव मिरर, जितने भी मिरर्स वाले सवाल हैं, मैं आपको एंड में करवाऊंगा, जब मैं आपको इसकी साइन कन्वेंशन वगैरह पढ़ा दूंगा। तो मिरर्स वाले सवाल मैं आपको एंड में करवाऊंगा। एक और वीडियो इसकी मैं अलग से बनाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो भाई, भाई आपके साथ। असल में न्यूमेरिकल्स के अंदर अटेंशन की बहुत जरूरत पड़ती है, तभी मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, आगे बोलता है रेजिस्टेंसेस ऑफ 4 ओम, 2 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट ईएमएफ सोर्स। Determine the value of circuit's equivalent resistance, the total current flowing through the circuit and the current flowing through each resistance। यानी कि टोटल जो करंट है IE मालूम करना है मैंने, और मैंने क्या नाम है ना, हर रेजिस्टर से पास होने वाला करंट मालूम करना है। अब एक चीज मुझे पता है, पैरेलल कनेक्शन है ना, पैरेलल कनेक्शन है, वोल्टेज सेम होगा। यानी कि 6 वोल्ट R1 से भी पास होगा, 6 वोल्ट R2 से भी, R3 से भी, R4 से भी, हर जगह मेरे पास 6 वोल्ट पास होगा। सॉरी, जज्बाती हो जाता हूँ मैं। तो मेरे पास हर जगह से 6 वोल्ट पास हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ, जिससे मैं इक्विवेलेंट करंट निकाल लूंगा। पहले मेरे सवाल का पहला पार्ट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है मेरे पास पैरेलल कनेक्शन के अंदर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। फिर इसके बाद नीचे ले आया मैं इसको। ठीक है, अच्छा, इसकी कॉम्बिनेशन को ड्राइव करने का भी तरीका बड़ा आसान है, सब चीजें एक साथ करवा देता हूँ। मसला क्या है, देखो, वीजी कॉल आई सुना था, सुना था, सुना है भाई, सही ओम लॉ है भाई, इसकी स्टेटमेंट भी रट के बैठे हुए माशाल्लाह से सब बच्चे। तो एक और बात गौर से देखना, सॉरी सुनना, एक सर्किट है पैरेलल। पैरेलल सर्किट किस तरह होता है, 2 टर्मिनल कॉमन होते हैं उनमें, इस तरीके का सर्किट होता है। सही है, इधर पहली रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, बहुत रफ बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ गई भाई, बैटरी आ गई 6 वोल्ट की, सब पैरेलल के अंदर है। पैरेलल में एक चीज याद रखना, क्या सेम होता है, वोल्टेज, लेकिन करंट ऐड होता है। अब देखो, मैं करंट के लिहाज से फॉर्मूला बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ रिजल्टेंट करंट निकालना है ना, I इज इक्वल टू V/R होता है ना, होता ही नहीं होता। उसी तरह I E बराबर आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। उसी तरह ये देखो, IE को मैंने रिप्लेस करता हूँ V/R से, तो VE/RE बराबर आ जाएगा V/R1। अब देखो, ये भी VE ही है, क्योंकि वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। इधर से VE जब मैं कॉमन लूंगा, इधर से जब मैं VE कॉमन ले लूंगा, क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उसी तरह मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दूंगा, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R। सही, इस तरीके से मेरे पास क्या बन गया, इसका इक्वेशन बन गई। याद नहीं आ रहा ना, इस तरीके से कर लेना, लेकिन कर लेना, न्यूमेरिकल लाजमी करना। 1/RE निकाला, फिर रेसिप्रोकल किया, खानदानी काम किया, लेकिन रेसिप्रोकल करके भी मेरे पास क्या फायदा था, क्योंकि ऊपर भी 12 आ रहा है और नीचे भी 12 आ रहा है। 1 को उल्टा करोगे, 1 को इधर से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो, रहता वो बनी है। ठीक है, अच्छा, V इज इक्वल टू आई आर लगाया, करंट निकाल लिया, I इज इक्वल टू V/R करके रिजल्टेंट करंट निकाल लिया। अब पैरेलल में मेरे पास वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, मेरे पास करंट चेंज हो रहा है, तो करंट निकालूंगा अब मैं। I1 इज इक्वल टू V1/R1। R1 क्या था, 4 था, V तो 6 है, कांस्टेंट है सबके अंदर। देखो I1 के लिए, पहला रेजिस्टर के लिए वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन जो ओम लगा रहा हूँ, R1 4 ओम का था, R2 2 ओम का है। सही, ऊपर मैच कर लो बड़े से। R3 मेरे पास 6 ओम का है और R4 मेरे पास 12 ओम का है। सही, इस तरीके से मैंने V/R करके इसके करंट्स निकाल लिए, हर एक रेजिस्टर में से जो करंट पास हो रहा है वो सब निकाल लिया मैंने। अगला फिर आपके पास ज्योमेट्रिकल का सवाल है, वो उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अभी, क्योंकि मैंने पहले आप सबको साइन कन्वेंशन रिवाइज करवानी है, उसका अगला सवाल भी उसका वही है। तो अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भाई साहब बोलते हैं A simple oscillating pendulum has a length of 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर की लेंथ है भाईजान। सही है, 80 सेंटीमीटर की लेंथ है।
अब इसको कन्वर्ट करो मीटर में, 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, आ जाएगा भाई 100 से डिवाइड कर दिया, 0.8 मीटर आ गया। ठीक है, अच्छा आगे बोलते हैं भाई उसने आपको जी दे दिया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे दिया उसकी। भाई पेंडुलम का भी हमने न्यूमेरिकल किया था, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी। निकाल लो भाई, लेंथ दे दी उसने बस, इस बार हमने टाइम पीरियड निकाला। और तुम बोलोगे सर वो तो हम वेव वाले न्यूमेरिकल के अंदर एफ इज इक्वल टू 1/t लगा दे, तो भाई इसमें भी लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का हर केस के अंदर इनवर्स रिलेशन है, भले आप पेंडुलम के लिए निकालो, भले आप वेव के लिए निकालो, भले आप वेव के बाप के लिए निकालो, या उसके पोते के लिए निकाल लो। ठीक है, उसका रिलेशन यही रहता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। अब मैं बहुत तेजी से जाऊंगा, जो नए न्यूमेरिकल है उनके बस टाइम दूंगा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन 0 डिग्री सेल्सियस इज 31 मीटर पर सेकंड। सही। अच्छा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है। ठीक है, 0 डिग्री पे दे दी है। फॉर्मूला आपके बुक के अंदर है, Vt इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट टी ओवर 273। इसके अंदर जो टी है वो केल्विन के अंदर इस्तेमाल होगा, खुदारा केल्विन में इस्तेमाल करना, 30 ना लिख देना इधर, आंसर गलत आएगा। सही है, 273 है, उसको 30 में ऐड करूंगा, केल्विन में आंसर आ जाएगा मेरे पास 303। Vt बराबर आ जाएगा वी नॉट अंडर रूट 303 अपॉन 273। सही का से फॉर्मूला लगाया, मैंने क्या किया, आंसर निकाल लिया, आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा आगे मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला बॉय क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ वॉल एंड हर्ड द इको आफ्टर 1.6 सेकंड्स। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द बॉय इफ द स्पीड ऑफ साउंड v इज टेकन एज 340 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड, पिछले वाले पहले जरा मैं पिछले वाला क्वेश्चन एक और चीज बता देता हूँ। देखो एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारा एयर का टेम्परेचर 0 से कम है तो तुम्हारी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो 331 से कम आएगी। लेकिन अगर वो 0 से ज्यादा है, सही है, टेम्परेचर 0, ये जो हमारे पास जो 0 से टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा है, उसका साउंड का 2 है, 3 है, 5 है, 30 है, तो तुम्हारे पास 331 से बड़ा आंसर है। ठीक है, ये चीज याद रखना आंसर कंफर्म करने के लिए। चीज खैर, हाँ, a boy clapped his hand near a wall and heard the echo after 1.6 सेकंड, यानी साउंड वहां गई है और वापस आई है। मैं डबल डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा 1.6 सेकंड के लिए। इधर या तो एक काम कर सकते हो, सेकंड को याद करो, 0.8 सेकंड के लिए आंसर निकाल लोगे, एस तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन इधर मैंने क्या किया है, थोड़ा लंबी कर दी है एक तरह से, तो मैंने जो टोटल डिस्टेंस निकाला उसी को आधा कर दिया। मैंने कहा जब साउंड वहां गई है और वापस आई है, आने जाने दोनों का रास्ता है, लेकिन मुझे किससे मतलब है, जाने से मतलब है या फिर आने से मतलब है। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू वी टी। मैंने डुअल डिस्टेंस के लिए निकाल लिया, यानी टोटल आने और जाने का। अब आने जाने को आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, आना या फिर जाना। तो भाई 544 को 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया भाई, 272 मीटर। क्वेश्चन 21, ये आपके पास वही स्पीड ऑफ साउंड वाला न्यूमेरिकल है। इस बार जो स्पीड सॉरी जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री है। 50 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट किया, Vt इज इक्वल टू वी नॉट 280 ओवर 273, वही फॉर्मूला का आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट वाली जो न्यूमेरिकल की शीट आपको दी गई है उसको खोल लें आप सब। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए सारे, नेक्स्ट वाली न्यूमेरिकल की शीट पे आ जाए फटाफट, टाइम ना लगाएं, उसी के साथ ही फोटो भेजी हुई है मैंने। आपको 10 पेज नहीं पलटने पड़ेंगे, मुझे पलटने पड़ेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 22, a person has an audible range of 20 hertz to 20 kilohertz. What are the distinguishing wavelengths of sound waves in the air corresponding to these two frequencies? सही है, यानी कि आपने क्या करना है भाई, वेवलेंथ निकालनी है साउंड वेव्स की। कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पता है, नहीं भी पता है तो भाई 340 मीटर पर सेकंड होती है अप्रोक्सीमेटली, या फिर 331 मीटर पर सेकंड भी लोग बोल रहे होते हैं। 331 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री पे होती है वैसे, लेकिन नॉर्मल एयर के ऊपर 25 डिग्री के ऊपर हम बोलते हैं 340 मीटर पर सेकंड होती है। अच्छा 20 हर्ट्ज के ऊपर मैं निकालूंगा और आगे बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब क्या होता है, 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 को, 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा मेरे पास। F1 मेरे पास 20 हर्ट्ज है, F2 मेरे पास 20,000 हर्ट्ज है। सही है, V इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1। सही है, V मेरे पास क्या है 340, F क्या है मेरे पास, F1 क्या है 20, लैम्डा 1 निकाल लूंगा। सही है, मेरे पास क्या आ गया 17 मीटर। उसी तरह V इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2 करके मैंने दूसरा लैम्डा निकाल लिया। अब एक चीज हमने ये देखी कि भाई फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ गई उतना वेवलेंथ कम हो गई। सही है, फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ गई उतना वेवलेंथ कम हो गई, क्योंकि स्पीड मेरे पास कांस्टेंट थी। जब स्पीड मेरे पास कांस्टेंट है तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन बनता है। ठीक है, तो मैंने v इक्वल टू एफ लैम्डा करके एक बार इस फ्रीक्वेंसी से निकाल ली, एक बार इस फ्रीक्वेंसी से निकाल ली वेवलेंथ, तो कोई मसले वाली बात मुझे हुई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ ये है थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल, नया थोड़ा चेंज आता है ना तो मजा आता है, फिर तो मजा नहीं आता वरना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी। खैर, a square loop of wire of side 2 centimeter carries a 2 ampere of current। सही है, a uniform magnetic field of magnitude 0.7 टेस्ला, टी टेस्ला है भाई, ये टेस्ला वाला, वो इलॉन मस्क वाला टेस्ला नहीं है, दूसरा टेस्ला। makes an angle
ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द लूप, सही है, थीटा दे दिया उसने। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द लूप, सही है, टॉर्क इज इक्वल टू बीना या फिर बियान साइन थीटा। मैं तो खैर बोलता हूँ कि यार बीना से याद कर लो तुम लोग, बीना जो है ना नाम बड़ा अच्छा है, वो उससे याद रह जाएगा तुम लोगों को भी। तो क्या देखो दांत फाड़ फाड़ के वीडियो देख रहे हैं। अबे भाई बीना ये फॉर्मूला है, सही है, नाम नहीं है किसी का, सही है, बयान से कर लो तुम लोग तो यार, मैं कह रहा हूँ शरीफों की तरह। सही है, टॉर्क इज इक्वल टू बीना साइन थीटा होता है, जिसके अंदर हमारे पास बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए हमारे पास एरिया ऑफ द कॉइल एंड साइन थीटा हमारे पास एंगल, सही है, एंगल का हम साइन ले रहे होंगे इधर। तो हमने क्या चीज निकालनी है इसकी, टॉर्क निकालनी है, सही है, टॉर्क निकालनी है लूप के ऊपर। तो भाई निकाल लेते हैं, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो वाला सीन है, लेकिन इधर सिर्फ एक कर बारे, करंट की जगह तुम चलो करंट की डाल दोगे, सही है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक की जगह स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डाल दोगे, नंबर ऑफ टर्न मेरे पास वन ही है, अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर बोला है, सही है, या फिर बोलता है टू स्क्वायर लूप्स ऑफ वायर, तो तुम्हारे पास एन टू हो जाता, थ्री स्क्वायर लूप्स ऑफ वायर 50 स्क्वायर लूप्स ऑफ 50 हो जाते हैं, लेकिन इनसे क्या वन है, तो भाई काम आसान लो। साइन थीटा साइन 30 आ गया भाई, एंगल 30 है, लेकिन एक मसला क्या है, ए का, ए कहाँ से आएगा बोलोगे सर, उसने बोला शेप दे दिया तुम्हें, बोलते हैं स्क्वायर लूप ऑफ वायर, क्या बोला है भाई उसने, स्क्वायर लूप ऑफ वायर, एक स्क्वायर है मेरे पास, सही है, एक स्क्वायर है मेरे पास जिसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.02 मीटर। अब अगर इसका मैं स्क्वायर करूं, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, एरिया बराबर होता है एल स्क्वायर के, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया 0.02 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है, तो ये है मेरे पास ए, बीना में ए, बीना वाला ए है ये, सही है, बीना वाला ए है, ठीक है, आंसर निकाल लो बस फॉर्मूला डाल के। उसके बाद a transformer is needed to convert a mains 220 volt supply into a 12 volt supply, सही है, if there are 2200 turns on the primary coil, यानी जो पहला कॉइल होता है आपका जहां पे आप इनपुट कर रहे होते हो अपना सारा वोल्टेज वगैरह, उस कॉइल के अंदर आपके 2200 टर्न है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, यानी दूसरा जो सेकेंडरी कॉइल है आपके सामने वाला कॉइल, मतलब जो कॉइल था ना, अब उसी के सामने वाला जो कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो फाइंड करना है आपने। तो कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, निकाल लेते हैं, वीपी और वीएस, voltage of primary coil upon voltage of secondary coil is equal to NP over NS, number of turns of primary coil upon number of turns of secondary coil। फॉर्मूले में वैल्यूज डालो, आंसर निकालो, अरेंज करो, यानी कि मेरे पास सेकेंडरी कॉइल में 120 टर्न है, अगर पहले कॉइल में मेरे पास 2200 टर्न है तो दूसरे कॉइल में मेरे पास 120 टर्न है। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ, a ship uses ultrasonic pulses to measure the depth of a submarine beneath the ship, the sound pulsing is transmitted into the sea and the echo from the seabed is received after 40 millisecond, ये मीटर पर सेकंड नहीं है खुदारा, सही है, मिली सेकंड है, मिली वो चिल्ली मिली वाला, अब इस चिल्ली मिली को हटाने के लिए क्या लगाओगे भाई, 10 की पावर -3। The speed of sound in sea water is 1480 meter per second, calculate the deepness of the submarine, सबमरीन की डीपनेस निकालनी है, सही है, वेलोसिटी मेरे पास क्या है 1480 मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा लो, या s इज इक्वल टू vt निकालो, मैंने s इज इक्वल टू vt निकाल लिया। अब देखो सबमरीन फॉर एग्जांपल ये पानी है, अब इधर मैं एक गंदी सी शिप बना रहा हूँ, नीचे क्या है आपके पास सबमरीन है, गंदी सी सबमरीन बना रहा हूँ, इसने नीचे सिग्नल दिए और सिग्नल फिर वापस भी आए, कितने टाइम में, 40 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड, इतने टाइम में भाई ये तो वापस आ गए, मतलब जाए और वापस आ गए, मुझे किससे मतलब है, सिर्फ जाने वाले रास्ते से मतलब है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास डिस्टेंस आने जाने का आया था मैं उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, 29.6 मीटर मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। उसी तरह मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 के अंदर बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ, 15 माइक्रोमीटर यानी कि 15 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, मीटर छुप गया, स्टेबल मारा था मैंने बाद में, ठीक है, तो इस वजह से मीटर छुप गया। खैर, तो आपके पास जो वेवलेंथ है वो क्या है भाई 15 माइक्रोमीटर, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर बचेगा। अच्छा एक चीज मैं भी बता देता हूँ, देखो चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो रेडियो हो, या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ही लोगे। अगर उस टाइम पे गिवन ना हो ना, तो एक चीज याद रखना, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सही है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो उसकी आपके पास जो स्पीड होती है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। इधर भी v इक्वल टू एफ लैम्डा लगा लो, आंसर निकाल दो भाई, v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। कोई अलग थलग सा हमारे पास अब न्यूमेरिकल आएगा नहीं, क्योंकि इस तरीके कार के ही न्यूमेरिकल रिपीट हो रहे हैं, ये मैंने पास पेपर से स्पेशली सिलेक्टिव न्यूमेरिकल मैंने तो पिक्स दे दिए हैं, और ये शायद एक गेस्ट पेपर के अंदर भी है, ये मेरे स्टूडेंट ने सेंड किए थे, तो अभी मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है।
The distance from Earth to Sun is 1.49 into 10 to the power 11 meters. सही है, अर्थ से सन तक का फासला 1.49 10 to the power 11 meters है. How long a radio pulse is radiated from the sun takes to reach on the earth? यानी कि रेडियो पल्स सन से रेडिएट हुआ है, सही है, कितना टाइम वो लगा रहा है सन से अर्थ तक आने में? कोई मसला वाली बात नहीं है, डिस्टेंस दे दिया उसने. अब स्पीड ऑफ लाइट मैंने बोला था, उसने सवाल के अंदर नहीं दी हुई, लेकिन हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड है वो क्या होगी भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो स्पीड ऑफ लाइट होती है. ठीक है, तो मैंने वही सपोज कर लिया कि भाई इसकी भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ही है, S=VT लगा लिया, टाइम निकाल लिया 1490 सेकंड्स. कोई मसला ना, कोई मसला नहीं. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर, A typical household microwave oven operates at a frequency of 2.45 गीगाहर्ट्ज दे दिया भाई. गीगा जो है ना बहुत बड़ी क्वांटिटी है, हम बोलते हैं नहीं यार मजे वाली क्वांटिटी नहीं है. अब देखो मैंने भी जिम वाली एग्जांपल दी थी ना, अब गीगा बहुत सारे फिर रहे हैं एक साथ, सही, गीगा बहुत सारे हैं. अब गीगा जो है ना वो अलग से फिर रहा है, पूरी सड़क खाली है, सामने से फिट लोग आ रहे हैं, वो उस गीगा को देख रहे हैं. वो गीगा इतना मोटा 10 की पावर माइनस, लोग बोलते हैं अरे भाई गीगाहर्ट्ज आदमी किधर जा रहा है, बोलते हैं मैं गीगाहर्ट्ज नहीं हूँ, मैं 10 की पावर 6 हर्ट्ज हूँ. औकात में रहकर बात करो, मैं 10 की पावर 6 हर्ट्ज वाला आदमी हूँ, मैं हर्ट्ज ही हूँ, बस थोड़ा 10 की पावर 6 लग गया मेरे साथ. तो अभी मैं जिम जा रहा हूँ, सही है, ये वही है जिम वाला बहाना. अभी मैं जिम जा रहा हूँ लेकिन मैं हूँ तो हर्ट्ज, मैं हूँ फिट. ये बस थोड़ा सा ना वो आ रहा है, हल्का सा फैट आ गया, वो हल्का सा फैट है, स्टमक फैट है, बेली फैट है, सही, हल्का फैट है, हेल्दी फैट है ये. तो ये वाला बहाना मारता है वो, लेकिन असल में वो क्या होता है भाई, मोटा ही होता है. तो आगे आ जाते हैं, V=F लैम्डा वाला, इसके अंदर भी फॉर्मूला लगेगा. अब V क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यही लगेगा भाई, यही है इसकी स्पीड. तो फॉर्मूला लगा लिया, आंसर निकाल दिया. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बोलते हैं, सॉरी 30. ओ, A wire carrying 4 ampere current and has a length of 15 centimeter between the poles of a magnet is kept at an angle of 30 degree to the uniform field of 0.8 टेस्ला. भाई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे दी है, ठीक है, वायर की लेंथ दे दी 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर में, थीटा क्या है 30 डिग्री, करंट क्या है 4 एम्पियर, सही है. F=ILB या फिर F=BIL या फिर LIB, जो भी आपको जिस तरह याद करने कर लो, फॉर्मूला तो चेंज होना नहीं है, सही है. F=ILB sin थीटा करके आपने फोर्स निकाल ली इसकी. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर 2 पॉइंट चार्ट है, Q1 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 3 माइक्रोकूलम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, सही है. अब हाँ, इस न्यूमेरिकल में मैंने एक गड़बड़ कर दी है, मासूमाना सी गड़बड़. क्या कर दी है इस न्यूमेरिकल में मैंने, गड़बड़ ये की कि इधर 5 सेंटीमीटर है, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया. भाई हमसे भी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, 0.05 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है, 0.100 से डिवाइड करने के बाद. तो इधर भी मैं क्या लगाऊंगा, 0.05 का स्क्वायर लगाऊंगा, तो इधर मेरे पास आंसर चेंज आएगा. आपके पास जो आंसर आएगा देख लेना, सही है. K Q1 Q2 अपन का R का स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है या फिर जो भी है. तो K Q1 Q2 अपन का R स्क्वायर होता है, सही है. K हमारे पास 9 कांस्टेंट है, Q1 5 6, Q2 3 6, और R मेरे पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को चेंज किया मीटर में, 0.05 का स्क्वायर कर दिया, आंसर निकाल लेंगे. आंसर जो भी आएगा न्यूटन में आएगा. क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है, लेकिन इसके अंदर साइन कन्वेंशन नहीं है, तो मैं ये करवा रहा हूँ अभी आपको. मैं आपको साइन कन्वेंशन वाली जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की न्यूमेरिकल है ना, मैं आपको अलग से बताऊंगा, अलग से समझा भी दूंगा, ट्रिक समेत कि क्या सिलसिला है, ठीक है. अच्छा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर रिफ्रैक्टेड एंगल एट 90 डिग्री. 90 डिग्री पे क्या हुआ है भाई, रिफ्रैक्ट हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया, लेकिन मेरे किसी काम का ये नहीं है. उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.33, क्रिटिकल एंगल निकालना है मैंने. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास ये होता है n, c क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है. अब उसी तरह मैंने क्या किया, साइन सी को उधर ले गया, फॉर्मूले को अरेंज किया, n=1/sin c होता है, साइन सी उधर ले गया, साइन इनवर्स कर दिया, साइन इनवर्स करूंगा, मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मेरे पास आएगी 48.753 डिग्रीज. क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या आ गई, 48.753 डिग्रीज, ठीक है. यहाँ पे ये वीडियो एंड करता हूँ, जल्द से जल्द इसको फटाफट अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह.